आज हम क्लास 9 और 10 में हिंदी विषय में रस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रस क्लास 9 में भी है और क्लास 10 में भी है। क्लास 9 में दो रस आपको आपके सिलेबस में है, श्रृंगार रस और वीर रस, जबकि 10th क्लास में दो रस है, हास रस और कर्म रस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रस क्या होता है। तो ये तो दोनों क्लासों के लिए इंपोर्टेंट है, दोनों क्लास के सिलेबस में भी है कि रस क्या है। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा देखेंगे कि रस की परिभाषा क्या है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि रस का मतलब किसी पेय पदार्थ से होता है, लेकिन अगर हम हिंदी साहित्य की ओर अगर जाते हैं तो हिंदी साहित्य में रस का मतलब क्या होता है। हिंदी साहित्य में रस का मतलब कि काव्य को अगर हम पढ़ते हैं या काव्य का श्रवण करते हैं तो हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की जो अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। ये रस की परिभाषा है, सभी लोग याद कर रहे हैं अच्छी तरह से कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति हो रही है उसे ही हम रस कहते हैं। एक यहाँ पर भरत मुनि के द्वारा परिभाषा भी दी गई है कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात्मक निष्पत्ति भरत मुनि ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है, हम आपको ये समझाते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव ये रस के अंग भी हैं, 4 अंग होते हैं रस के। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है, आपस में मिलते हैं, तब ही रस की निष्पत्ति होती है। क्योंकि रस के जो अंग हैं उन अंगों के मिलने से रस की निष्पत्ति नहीं होती। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। या हम परिभाषा को इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, उससे हम रस कहते हैं। अब आता है रस के अंग क्या है। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, नंबर 2 संचारी भाव और नंबर 3 अनुभाव। बल्कि हम स्थायी भाव नंबर 2 पे ले लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, स्थायी भाव। और नंबर 3 पे हम संचारी भाव, नंबर 4 पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभाव क्या है। और परिभाषा में भी आपको मिला है कि विभाव, संचारी भाव और अनुभाव के सहयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पे रस के अंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विभाव क्या है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे हृदय में जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, उसे ही हम विभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुना होगा कि भूत को देखकर डर लगने लगता है। तो भूत क्या है इसमें? भूत क्या है? यहां पर विभाव है, क्योंकि इसके कारण ही हमें क्या उत्पन्न हो रहा है? भय। भूत के कारण हमें भय उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से यहां पर विभाव क्या है? भूत। क्योंकि जिसके कारण हमें स्थायी भाव हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जागृत होते हैं, वही कारण ही या वह व्यक्ति या वह वस्तु ही विभाव होता है। अब दूसरा आता है स्थायी भाव। इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी भाव हमेशा ये विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव हमेशा हमारे हृदय में या हम सभी के हृदय में ये विद्यमान रहते हैं।
ये कैसे होते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके जब हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वीरता की कहानियां सुनी, वीरता का काव्य पढ़ा, झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलोगे मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इस प्रकार का काव्य या इस प्रकार की पंक्तियां सुनने से हमारे अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत होगा? देखिए यहाँ पर ये लिखा है उत्साह है, जो वीर रस है, क्योंकि वीरता की ये पंक्तियां हैं तो निश्चित है हमारे अंदर उत्साह है, हमारा स्थायी भाव जागृत होने लगेगा। तो स्थायी भाव भी आप समझ गए। और ये स्थायी भाव क्या घटना है कि हमारे हृदय में विद्यमान स्थायी रूप से रहते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव क्या होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु को देख करके जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत होता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारी शारीरिक चेष्टाएं क्या होती हैं, जो हमारी शारीरिक गतिविधियां होंगी उन शारीरिक गतिविधियों को ही संचारी भाव अनुभव आता है। अनुभव, क्योंकि जो हमारे अंदर मतलब शरीर में जो भी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं उसे हम अनुभव कहते हैं। जैसे भूत को देखा तो हमारे अंदर डर उत्पन्न होने लगता है, ठीक, डर उत्पन्न होने लगेगा तो क्या है, या तो हम भूत को देखते तो चिल्लाएंगे या दौड़ा लगाने लगेंगे, तो ये होता है शारीरिक चेष्टा। शारीरिक चेष्टाएं या शारीरिक क्रियाएं। अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव ऐसे इसकी संख्या मानी गई है 33। तो यहाँ पर हमें देखेंगे संचारी भाव होता क्या है, क्योंकि संचारी भाव का मतलब है कि हमारे मानसिक रूप से हमारे मन में जो भी स्थितियां उत्पन्न होंगी, जैसे मान लीजिए भूत को हमने देखा तो हमारे अंदर कई विचार जागृत होंगे, इसको देख करके हम क्या करें, इसमें मतलब दूर को पीछे को चले जाएं, या मान लीजिए मतलब हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होंगे उनको हम संचारी भाव कहते हैं। इसके बाद आता है स्थायी भाव और रस। रस के आपने 4 में पढ़ लिए हैं, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभव। अब आता है स्थायी भाव और रस। तो सबसे पहले देखेंगे रति या प्रेम, जो कि 9th क्लास में है ये रस। इसका श्रृंगार रस का है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। फिर उत्साह है, उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस का होता है, जो कि ये दोनों 9th क्लास में है, 9th क्लास के लिए है, आपके सिलेबस में भी है। इसके बाद है हास्य नामक स्थायी भाव, जो हास्य रस अर्थात हास्य रस के लिए है, और सुख नामक स्थायी भाव करुण रस के लिए, ये 10th क्लास के लिए है, 10th क्लास के सिलेबस में है। इसके बाद और 3 है, जैसे निर्वेद, शांत रस, भय नामक स्थायी भाव, भयानक रस, विस्मय नामक स्थायी भाव, अद्भुत रस के लिए है, क्रोध है, रौद्र रस के लिए है, ग्लानि या जुगुप्सा है, विभत्स रस के लिए है, संतान विषय प्रति या मतलब संतान विषय प्रति वास्तव रस के लिए है, और योग विषय प्रति रस के लिए है। पहले माना जाता था कि स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई थी, लेकिन समय के साथ साथ आधुनिक समय में ये स्थायी भाव 11 हो चुके हैं, अर्थात संतान विषय और योग विषय प्रति ये जुड़ गया है, मतलब संतान के प्रति और योग विषय मतलब भगवानों के बीच। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको हमने बताई है। अच्छी तरह से आपके सिलेबस में अर्थात इन चीजों को तो पढ़ना ही है और अपने अपने सिलेबस के अनुसार इन रसों को भी पढ़ना है। तो अगली क्लास में हम लेंगे तो आपको 9th क्लास में बताएंगे श्रृंगार रस और वीर रस, और 10th क्लास के लिए हास्य रस और करुण रस। ठीक है।